नमस्कार, संसद टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियम्बरा। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यहाँ हर क्षेत्र की अलग लोक कला, अलग संस्कृति है। इस विविधता के बावजूद एक सूत्र में बंधा है भारत। किसी भी देश के विकास में कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बीते 10 सालों में केंद्र सरकार ने वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को अपनाकर देश की विरासत, यहाँ की संस्कृति को विश्व पटल पर पुनर्स्थापित किया है। किसी भी देश के विकास में कला का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह साझा दृष्टिकोण, मूल्य, प्रथा एवं एक निश्चित लक्ष्य को दर्शाता है। सभी आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य गतिविधियों में संस्कृति एवं रचनात्मकता का समावेश होता है। देश के समृद्ध इतिहास एवं यहाँ की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की, नए कार्यक्रम चलाए। बीते 11 वर्षों में इस देश की कला एवं शिल्प ने विश्व स्तर पर नई ऊंचाइयां छुई। इस देश की संस्कृति और सभ्यता का विश्व भर में प्रसार हुआ। बीते 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार हुए, जिससे भारतीयों को न केवल सामाजिक, आर्थिक बल्कि बौद्धिक रूप से भी लाभ हुआ है। वर्ष 2014 के बाद से अपनी देश की नीतियों में काफी परिवर्तन आया। यह परिवर्तन सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत है। वर्ष 2024 भारत के सांस्कृतिक इतिहास में मील का पत्थर रहा। राम मंदिर की नींव 2020 में रखी गई थी और मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2024 में किया गया। काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजधानी के कद को और बढ़ाता जा रहा है, जबकि सोमनाथ में विकास परियोजनाएं नए मानक स्थापित कर रही हैं। जय महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाला महाकुंभ हमारे देश की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहा है। यह सभी कार्य अच्छे बजट के बिना संभव नहीं हो सकता है। क्या सौभाग्य हमारा महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ, तन कुंभ कुंभ मन कुंभ कुंभ, जीवन सारा अब कुंभ कुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ। 2024-25 के केंद्रीय बजट में देश की विरासत के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण योजना शुरू करने की घोषणा की गई, जिनमें बिहार और ओडिशा के महत्वपूर्ण मंदिरों को चिन्हित किया गया। वर्ष 2024-25 के बजट में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के विकास की योजना बनाई गई। बिहार के राजगीर के लिए व्यापक विकास और नालंदा विश्वविद्यालय को इसका गौरवशाली स्थान दिलाने के अलावा नालंदा को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की पहल हुई। ओडिशा को सर्वोत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाने वाली इसकी दृश्यात्मक सुंदरता, मंदिरों, स्मारकों, कारीगरी, वन्यजीव अभयारण्यों, प्राकृतिक भौगोलिक सौंदर्य और मनोरम समुद्र तट के विकास के लिए सहायता प्रदान की गई। काशी संस्कृति पथ
भारत की सफल G20 अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक कार्य समूह का मौलिक परिणाम दस्तावेज है, जिसे G20 संस्कृति मंत्रियों द्वारा अपनाया गया, जिसमें 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रतिबद्धताओं का सारांश दिया गया है। पहला, सामाजिक न्याय की नैतिक अनिवार्यता के रूप में सांस्कृतिक संपत्ति की वापसी और पुनर्स्थापन को सक्षम बनाना, साथ ही अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई का विस्तार करना। दूसरा, आजीविका और समावेशी विकास को बनाए रखने के लिए स्थानीय समुदायों और जीवित विरासत के अमूल्य योगदान को स्वीकारना। तीसरा, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक उद्योगों तथा रचनात्मक अर्थव्यवस्था में निवेश करना। और चौथा, डिजिटल परिवर्तन के अवसरों का लाभ उठाना। बड़ी संख्या में विरासत वस्तुओं की स्वदेश वापसी यह जताती है कि केंद्र सरकार अपनी विरासत के संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक का यहां आयोजन, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन वैश्विक स्तर पर भारत के मजबूत नेतृत्व को दर्शाता है। बड़ी संख्या में विरासत वस्तुओं की भारत वापसी एक महत्वपूर्ण घटना रही। 1976 से 2013 तक मात्र 13 विरासत वस्तुओं की स्वदेश वापसी संभव हुई थी। वहीं वर्ष 2014 के बाद से पिछले 10 वर्षों में 642 विरासत वस्तुओं की वापसी हुई है। कुल 297 विरासत वस्तुएं अमेरिका से भारत स्थानांतरित होने की प्रक्रिया में है, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21 से 24 सितंबर की अमेरिकी यात्रा के दौरान सौंपा था। वर्ष 2024 में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक भारत में आयोजित की गई। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। बैठक का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया और इसमें 140 से अधिक देशों के लगभग 2900 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के इस सत्र के दौरान कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में 25 नई विश्व धरोहर संपत्तियों को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की घोषणा भी शामिल थे। असम के चराईदेव में स्थित मोइदम को भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। मोइदम पूर्वोत्तर का पहला ऐसा स्थल रहा जिसे सांस्कृतिक श्रेणी में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली। यह असम के अहोम राजवंश की समाधि स्थल है, जो अहोम वंश की अनूठी अंत्येष्टि प्रथाओं को दर्शाता है। इनमें मृतक को उनके सामान के साथ दफनाया जाता था। यह स्थान असम के पिरामिड के उपनाम से भी जाना जाता है। भारत की अब विश्व धरोहर सूची में 43 संपत्तियां हैं। इसके अलावा यूनेस्को की संभावित सूची में 56 संपत्तियां हैं। भारतीय सार्वजनिक कला पर आधारित परियोजना संस्कृति मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल रही। इसका उद्देश्य जुलाई 2024 में 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक की प्रत्याशा में नई दिल्ली के सांस्कृतिक परिदृश्य को बढ़ाना था। ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी की अगुवाई में यह परियोजना भित्ति चित्रों और मूर्तियों सहित सार्वजनिक कला प्रतिष्ठानों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाने के लिए पूरे भारत से 150 से अधिक कलाकारों को एक साथ लेकर आई और दिल्ली की सार्वजनिक दीवारों को नया रूप दे दिया। I take this opportunity to congratulate Ministry of Culture for having launched Project Pari, being executed by Lalit Kala Academy and National Gallery of Modern Art. वहीं पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 5 और 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका विषय था एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 नवंबर 2024 को शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एशियाई बौद्ध देशों को भारत की समृद्ध बौद्ध विरासत से जोड़ना था। देश की 5 क्षेत्रीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इससे इन भाषाओं के अनुसंधान, विकास और संवर्धन के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं संस्कृति मंत्रालय का राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन
प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केंद्र सरकार ने असमिया, मराठी, पाली, प्राकृत और बंगाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी है। इस निर्णय से शास्त्रीय भारतीय भाषाओं की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, जिसमें पहले से ही तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया शामिल है। इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देना भारत की समृद्ध भाषाई विरासत को संरक्षित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पदनाम इन भाषाओं के अनुसंधान, विकास और संवर्धन के प्रयासों को बढ़ावा देता है, सांस्कृतिक गौरव और अकादमिक अन्वेषण को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की शुरुआत भी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही। इस मिशन का उद्देश्य पूरे देश में पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार करना है। अप्रकाशित पांडुलिपियों का प्रकाशन और पहचान, अप्रकाशित पांडुलिपियों का प्रतिलेखन और संपादन, संरक्षण कार्यशालाएं, पुरालेख कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम भी भविष्य की गतिविधियों के रूप में शुरू किए जाएंगे। भारत ने 2024-25 चक्र के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया। संस्कृति मंत्रालय का यह महत्वपूर्ण कदम मराठा शासकों द्वारा परिकल्पित असाधारण किलेबंदी और सैन्य प्रणालियों को उजागर करता है। भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 34 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं, जबकि 1 मिश्रित स्थल है। महाराष्ट्र में 6 विश्व धरोहर स्थल है, 5 सांस्कृतिक और 1 प्राकृतिक। इनमें शामिल है अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, विक्टोरियन स्थापत्य शैली और मुंबई के आर्ट डेको एंसेम्बल्स, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के पश्चिमी घाट प्राकृतिक श्रेणी में क्रमिक संपदाएं हैं। वर्ष 2021 में विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में सम्मिलित भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य महाराष्ट्र से विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित करने के लिए नामांकित की गई 6ठी सांस्कृतिक संपदा रही। संविधान के अंगीकरण के 75वें वर्ष में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी ओर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के निर्माण के लिए फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के साथ साझेदारी की घोषणा ऐतिहासिक रही। 26 नवंबर 2024 को भारत ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला, भारत के संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक ऐतिहासिक वर्ष भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया। भव्य उद्घाटन कार्यक्रम संसद के सेंट्रल हॉल में हुआ, जिसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। इसके अतिरिक्त संविधान की कला को समर्पित एक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया, जो इसकी कलात्मक विरासत का जश्न मनाती है और इसके डिजाइन में शामिल प्रसिद्ध कलाकारों के योगदान को स्वीकार करती है। पूरे वर्ष के दौरान संस्कृति मंत्रालय इस स्मरणोत्सव के हिस्से के रूप में गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित करेगी। अभियान के वेबसाइट www.constitution75.com को पहले ही देश भर के लोगों से 37 लाख से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हो चुकी हैं। वर्ष 2024 की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि रही युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को विश्व स्तरीय सांस्कृतिक संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के साथ साझेदारी की घोषणा, जो ऐतिहासिक है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का एक अभिन्न अंग है और इसे नई दिल्ली के प्रतिष्ठित नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में लगभग 1,55,000 वर्ग मीटर में विस्तारित किया जाना है। भारत के अखंड सभ्यतागत इतिहास के उत्सव के रूप में परिकल्पित इस संग्रहालय की घोषणा सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो में की थी और जुलाई में भारत मंडपम के उद्घाटन के दौरान इस पर और अधिक जानकारी दी गई थी। यह सहयोग सांस्कृतिक आदान प्रदान और विरासत संरक्षण के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
संस्कृति मंत्रालय के वार्षिक बजट 2023-24 में शिलालेखों के डिजिटलीकरण, भारत साझा शिलालेख भंडार स्थापित करने की घोषणा की गई, जो विरासत के प्रति केंद्र सरकार की भावनाओं को दर्शाता है। इसके अलावा देश के पुस्तकालयों, कला और कलाकारों से जुड़ी अनेक योजनाओं की घोषणा की गई और इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए। संस्कृति मंत्रालय के वार्षिक बजट 2023-24 के तहत मंत्रालय की योजनाओं एवं अन्य प्रोजेक्ट के लिए 2022-23 के लिए 3009.05 करोड़ स्वीकृत किए गए थे, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में वार्षिक परिव्यय वित्त वर्ष 2022-23 के वार्षिक परिव्यय से 12.97% अधिक था। इस दौरान वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण का ऐलान किया था। इसके साथ एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय, भारत साझा शिलालेख भंडार, भारत श्री स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इसके तहत हैदराबाद के सालारजंग संग्रहालय में देश के डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अगुवाई में इस संग्रहालय का उद्देश्य विभिन्न समय और भाषाओं में लगभग 1 लाख प्राचीन लेखन को संग्रहित करना है, ताकि उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके। प्राचीन लेखन और शिलालेखों को डिजिटल करके संग्रहालय भारत के विविध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक आख्यानों का अध्ययन करने के लिए अमूल्य संसाधन प्रदान करेगा। डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की स्थापना से भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। भारत सरकार ने वर्ष 2023 में एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम शुरुआत की, ताकि आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाने और उन्हें आगंतुक अनुकूल बनाने के लिए संरक्षित स्मारकों पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निजी क्षेत्र की कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, संस्थाओं आदि को शामिल करने के लिए रूपरेखा तैयार की जा सके। भारत सरकार वैश्विक सहभागिता योजना के माध्यम से विदेशों में भारतीय लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देती है, जिसके अंतर्गत अन्य देशों में भारत महोत्सवों का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोक कला और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे प्रदर्शनी, नृत्य संगीत, रंगमंच, खाद्योत्सव, फिल्मोत्सव, योग आदि को दर्शाया जाता है। इसके अलावा भारत विदेशी मैत्री सांस्कृतिक समितियों को विदेशों में उनके प्रचार प्रसार के लिए लोक कला और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों सहित कार्यक्रमों और गतिविधियों के आयोजन के लिए अनुदान सहायता भी प्रदान की जाती है। कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई उप योजनाओं को शामिल करते हुए कला संस्कृति विकास योजना की शुरुआत की गई है, जिनमें शामिल है गुरु शिष्य परंपरा का प्रचार, कला एवं संस्कृति का प्रचार, टैगोर सांस्कृतिक परिसर का निर्माण और कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप योजना। पिछले 5 वर्षों में कला संस्कृति विकास योजना के अंतर्गत वितरित धनराशि का विवरण इस प्रकार है। वर्ष 2020-21 में कुल वितरित धनराशि लगभग 100 करोड़ रुपए। वहीं 2021-22 में कुल वितरित धनराशि लगभग 126 करोड़ रुपए। वर्ष 2022-23 में कुल वितरित धनराशि लगभग 182 करोड़ रुपए। वर्ष 2023-24 में कुल वितरित धनराशि लगभग 167 करोड़ रुपए और 2024-25 में 21 नवंबर 2024 तक कुल वितरित धनराशि लगभग 60 करोड़ रुपए रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने केंद्रीय बजट भाषण में देश के विकास पथ पर विकास और विरासत दोनों पर केंद्र सरकार के जोर को स्पष्ट किया। Implementation of schemes meant for supporting economic activities by craftsmen, artisans, self-help groups, scheduled caste, scheduled tribe, and women entrepreneurs and street vendors such as the PM Vishwakarma, PM Swanidhi, National Livelihood Missions, and Stand Up India will be stepped up.
Purvodaya. The states in the eastern part of the country are rich in endowments and have strong cultural traditions. We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. On the Amritsar-Kolkata Industrial Corridor, we will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas B, Virasat B in our growth trajectory. केंद्रीय बजट 2024-25 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1273.91 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि पिछले बजट में यह 1131.08 करोड़ रुपए था। एएसआई के दायरे में वर्तमान में 3697 प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल हैं। 2024-25 के लिए सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए बजट परिव्यय 3260.93 करोड़ रुपए थे, जबकि उससे पहले के बजट में इसके लिए 3399.65 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। हालांकि वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में परिव्यय के आंकड़े 3460 करोड़ रुपए थे। सरकार ने बजट में पुस्तकालयों और अभिलेखागार के लिए 188.21 करोड़ रुपए आवंटित किए, जबकि संग्रहालयों के लिए 123.72 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह वर्ष सांस्कृतिक उपलब्धियों के जश्न के साथ ही पर्यटन के फलने फूलने का भी रहा। पर्यटन क्षेत्र में 76 मिलियन से ज्यादा नौकरियां सृजित की गईं। वहीं विदेशी मुद्रा आय 28 बिलियन डॉलर से ज्यादा होने का अनुमान है, जो 2014 की तुलना में लगभग 43% की वृद्धि दर्शाता है। वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 65 से सुधरकर 39 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्यटन क्षेत्र 2047 तक विकसित भारत में योगदान देने की राह पर है। बीते 10 सालों में स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी प्रमुख योजनाओं के माध्यम से 6800 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से लगभग 120 परियोजनाओं को पूरा करके समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। देश में कम ज्ञात पर्यटन स्थलों को सामने लाने के लिए राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता के अंतर्गत 3295.76 करोड़ रुपए की कुल लागत से पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटक अनुभव को बढ़ाने के लिए 23 राज्यों में 40 उच्च प्रभाव परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। परियोजनाओं के रूप में पूंजी निवेश को बढ़ावा देकर यह योजना स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास और स्थायी पर्यटन परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसरों के सृजन की परिकल्पना करती है। मंत्रालय कम ज्ञात स्थलों पर ध्यान केंद्रित करके समग्र पर्यटन अनुभव को बढ़ाने, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने और नई परियोजना के चयन के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने की उम्मीद करता है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी कार्यक्रम की शुरुआत 6 गंतव्यों में कार्यक्रम के पायलट के हिस्से के रूप में लगभग 3500 पर्यटन सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने के साथ की गई थी। साथ ही 45 अन्य गंतव्यों में पहल को लागू किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटकों को गंतव्यों में सकारात्मक और स्वागत करने वाला अनुभव मिले। गंतव्य में जमीनी स्तर पर बेहतर प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम को मजबूत और संवर्धित किया जा रहा है। भारत की विशेषता ही यही है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हजार वर्षों से
हर भारतवासी को जोड़ती आई। हम भारतीयों का मन अपनी मिट्टी से बना है, अपनी संस्कृति से बना है, और यही आज विकसित भारत के निर्माण की मजबूत आधारशिला भी है। महाकुंभ का आयोजन भी इस देश की सभ्यता और संस्कृति के साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस भव्य आयोजन में सांस्कृतिक गांव कलाग्राम की स्थापना देश की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन किया गया है। आध्यात्मिकता, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का यह पवित्र संगम एक बार फिर भारत की एकता और भक्ति की चिरस्थायी भावना की पुष्टि कर रहा है। यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि एक गहन अनुभव है जो दुनिया भर के लोगों को एक सूत्र में बांधता है। 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और उन्नत संगठनात्मक क्षमताओं के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने देश की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक सांस्कृतिक गांव कलाग्राम की स्थापना की है। इस उद्देश्य के लिए संस्कृति मंत्रालय को प्रयागराज के नाग वासुकी में लगभग 10 एकड़ का क्षेत्र आवंटित किया गया है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारी के मद्देनजर महाकुंभ को देखते हुए प्रयागराज के विभिन्न स्थानों पर घने जंगल विकसित किए गए हैं, जिससे शहर में आने वाले लाखों भक्तों को शुद्ध हवा एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान किया जा सके। प्रयागराज नगर निगम ने पिछले 2 वर्षों में अनेक ऑक्सीजन बैंक स्थापित करने के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का उपयोग किया है, जो अब हरे भरे जंगलों में तब्दील हो गए हैं। इन प्रयासों से न केवल हरियाली को बढ़ावा मिला है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वायु गुणवत्ता में सुधार भी हुआ है। कह सकते हैं कि संस्कृति मंत्रालय पर इसके आयोजनों पर मजबूत बजट का असर दिखता है। उम्मीद है बजट 2025-26 भी संस्कृति मंत्रालय के आशा के अनुरूप ही होगा, जहां विकास के साथ साथ विरासत के संरक्षण पर भी जोर होगा। आज कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।